जो ड्रामे हो रहे हैं ना जी, जमहूरियत खतरे में है, ये जमहूरियत बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे याद रख लें कि जो भी आपने मुजाहरे करने हैं, आपने अगर धरना देना तो मैं कंटेनर आपको दे देता हूँ। असेंबली में अगर आपने कोई शोर मचाना है, बेशक मचाएं। मैं अपनी कौम से वादा करके आऊँ कि मैंने एक एक को पकड़ना है। मैं ये जो जितने भी वो मैं देख रहा था, सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से, मैं उनकी शक्लें देख रहा था। उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी, अभी उनका भी नाम आने वाला है। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। 28,000 अरब पे आज पाकिस्तान का टोटल कर्जा खड़ा हुआ है। अब तक जो हुआ उससे हमारा गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं ना, वो तो सारा पिछले 10 और 5 साल में कर्जा चढ़ा है। अब मसला ये है कि हम इधर से निकले कैसे। हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस यही हैं कि बाहर से हम 2-3 ममालिक से बात कर रहे हैं। अगर वो हमारे बैंक के अंदर पैसे रखने के लिए तैयार हैं, वो एक तरीका होगा कि हमारे रिजर्व ऊपर चले जाएंगे। जब तक कि जो रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताई, FBR की, लोगों की इन्वेस्टमेंट लाने, गवर्नेंस सिस्टम, इदारे ठीक करने, चोरी खत्म करनी। 1-2 बड़े जिनके वहाँ दुबई में फ्लैट्स हैं, लेकिन वो एक बड़ी शख्सियत के उन नौकर के नाम पे है। हमने अपने मुल्क में ये जो महंगाई आने वाली है, क्योंकि कर्जे वापस करने हैं, कर्जे तो वापस स्वाय लोगों के ऊपर चीजें महंगी करके और कर्जे कैसे वापस करेंगे। ये स्टेज आएगी, ना हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, ना हमें किसी से एड मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लाहौर के काबीना के लोगों से मुलाकात की, असेंबली के मेंबरान से मुलाकात की, पार्टी वर्कर से मुलाकात की, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। जिसके बाद ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग करप्शन कर चुके हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। राना मुबशिर साहब, सीनियर एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना मुबशिर साहब, दो टोक अल्फाज में इमरान खान ने आज वाज़ेह कर दिया कि करप्शन तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन जिन्होंने करप्शन की है उनके छोड़ने का, उनको राह फरार देने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। देखिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है उन्होंने एंड इसी चीज की निशानदेही भी मैं कर रहा था काफी रोज से, बल्कि जिस दिन से इमरान खान ने ओथ लिया उस दिन से मैं इसकी निशानदेही कर रहा था कि जनाब ये बिल्कुल बड़े बड़े लोग जो है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से होगा, उनको पकड़ा जाएगा और उनसे एहतसाब किया जाएगा, उनसे रिकवरीज करने की कोशिश की जाएगी, लॉ में अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी। उसके अलावा जनाब अगर जैसे एक और चीज की निशानदेही की उन्होंने कि जनाब एक नया लॉ लेके आ रहे हैं वो, जिसमें जनाब अगर कोई रिकवरी करवाएगा, जैसे कई लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में है, फॉर दैट मैटर अमेरिका में भी है, दुबई में है, ये जिस भी कंट्री में है, इंडोनेशिया में भी काफी लोग हैं। सो जहाँ जहाँ पे लोग हैं और वो इल गॉटन मनी है, यानी कि वो गलत तरीके से कमाई गई पैसे हैं, तो वो पैसे जो है वो अगर कोई भी आइडेंटिफाई करेगा उसको, जैसे कोई भी आइडेंटिफाई कर दे उसको, लेकिन पक्के पैरों पर आइडेंटिफाई करे, ये नहीं कि उनको दुश्मनियां अपने स्कोर सेटल करता रहे। कोई भी बंदा आइडेंटिफाई करेगा, उसको 20% उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो पैसे उसने वहां पे गलत तरीके से रखे हुए हैं, वो उसमें से 20% जो हुकूमत पाकिस्तान डायरेक्ट उसको दे देगी। ना एक तो ये हो गया, बड़ा क्लियर है। दूसरा, ये जो लोगों के जहन में ये थे ना कॉन्सेप्ट था कि जी शायद लोग पकड़े जाते हैं और हमेशा छूट जाते हैं और उसके जनाब उनके साथ कोई डील हो जाती है। सो उन सब चीजों को खान साहब ने आज बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया और वो बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको डिफ्यूज हो गई वो सारी चीजें कि जनाब कोई एनआरओ होगा ऐसा। सो ही इज क्लियर मैसेज कि कोई एनआरओ नहीं होगा, नहीं आएगा और जितने लोग पकड़े जाएंगे उनसे जनाब पैसे निकलवाए जाएंगे। नाउ एक और चीज जो होने जा रही है, मैं उसकी भी निशानदेही कर दूं कि जनाब दो जो है वो मीटिंग्स हो चुकी है
वो बड़ी लंबी मीटिंग्स हो चुकी हैं और सारा दिन की मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो खान साहब को जो FIA ने जो पूरी लिस्ट दी है और FBR के साथ मिलके उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, जो सामने आई है कि जिन लोगों के वहाँ पे मुल्क से बाहर, चाहे दुबई हो चाहे इंग्लैंड हो या किसी भी मुल्क में, उनकी जो अगर चीजें मौजूद है, प्रॉपर्टीज मौजूद है, उसको स्क्रूटनाइज किया गया है। और वो इनिशियली वो लिस्ट जो थी वो 300 की थी, लेकिन वो 300 से कम हो गए क्योंकि उसको चेक किया गया है, उसको काउंटर चेक किया गया है और उसके बाद उसकी जो नंबर्स हैं वो कम हो गए हैं, 300 से कम हो गए नंबर्स। और वो लोग भी सामने आ चुके हैं कि जिनको उन्होंने टारगेट किया है। FIA ने सारी ये चीज बनाई है, लिस्ट उस पर प्रिपेयर की है और उन्होंने काउंटर चेक करने के बाद जो इनिशियल नंबर था 300 का, उसमें से कमी आ गई है। और वो सामने जो कर्जों की बात कर रहे हैं ना, देखिए 10 साल में जो गदर मचा रहा है, जो गदर मचा है, हर हुकूमत ने कर्जे लिए, लेकिन किसी हुकूमत ने ये नहीं कहा जनाब कि हम वापस कैसे करेंगे। किसी ने ये नहीं बताया कि हम वापस कैसे करेंगे। उन्होंने हुकूमत की, जिसकी भी हुकूमत थी घर चलेगी। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि किसी ने ये नहीं सोचा कि कर्जा वापस कैसे करना है। राना साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं अनवार हाशमी साहब, लाहौर के ब्यूरो चीफ, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार, और तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ। फरहान बुखारी साहब, जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि FIA ने लिस्ट मुरतब कर ली है और उसमें मददगार साबित हुआ है FBR का इदारा, तो आप क्या समझते हैं कि जो लिस्ट मुरतब की गई है, कौन कौन से ऐसे लोग इसमें आए होंगे? देखिए, साल से ये तनाज़ा पाकिस्तान में चला आ रहा है कि FBR के पास इंफॉर्मेशन तो होती है। माजी में कहा गया है कि जनाब उनके पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन पे एक्शन नहीं लिया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में अब ये लगता है कि पहला मौका आ गया है जबकि इंफॉर्मेशन का शायद कोई फायदा हो, फायदा उठाया जाए, उससे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मुल्क में बड़े बड़े पैसे वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में अपनी दौलत को खूब तशहीर की है, और लेकिन ये कि जब उनके बारे में पता किया जाता था कि जनाब वो टैक्स कितना देते हैं, तो या तो टैक्स देते ही नहीं थे सिरे से, या बहुत कम देते थे। यानी ऐसे लोग जो कि 1 या 2 करोड़ की गाड़ी उनके लिए आम सी बात थी, और खासतौर पे लाहौर, कराची जैसे शहरों में ऐसी मिसालें कई मिलती हैं। लेकिन ये कि जब वो टैक्स के बारे में जब बात होती थी तो मालूम ये होता था कि जनाब बिल्कुल मामला तकरीबन जीरो है, अगर जीरो नहीं है। तो ऐसे लोगों को अब टारगेट किया जाना मकसूद है, और इतलात यही हैं कि FIA और उसके अलावा FBR दोनों को ऑर्डर्स दिए गए हैं, और शायद नैब की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक हो कि ये इदारे मिलके एक कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये कोऑर्डिनेशन फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के जरिए होगी, ये मिल के इंफॉर्मेशन शेयर करें और उसके बाद ऐसे लोगों पे हाथ डालें और उनसे जो हिसाब किताब लेने की जरूरत है, जो कि माजी में नहीं लिया गया जी, वो अब वक्त आ गया कि उनसे हिसाब किताब लिया जाए। बिल्कुल, अब उनसे हिसाब किताब का वक्त आ गया। साथ मौजूद रहिएगा। अनवार हाशमी साहब, आज लाहौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहुंचे, अहम मुलाकातें भी उन्होंने की, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर गए कि कोई NRO नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सूरत हाल इस वक्त सियासी हलकों में मौजूद होगी, क्या नजर आ रही है आपको? तो पिछले कई दिनों से आ रहा है। बुनियादी नुक्ता जो इमरान खान का है, जो यकीनन उन्होंने एक इंतहाई मुश्किल स्टेप भी लिया है और जुर्रतमंदाना काम भी शुरू किया है। असल इशू है 28,000 अरब रुपए के कर्जों का। इमरान खान का कहना है कि या तो मैं भी उससे IMF से और दीगर इदारों से रीशेड्यूल करा के अगली हुकूमत को 50,000 अरब रुपए चढ़ा के चला जाऊं और अवाम को महंगाई के अजाब में मुब्तला कर जाऊं, या मैं पहला हुक्मरान बन जाऊं जो ये स्टेप लूं जिसके बारे में वो एक इशारा करते हैं कि ये चीखेंगे, ये शोर मचाएंगे और सड़कों पे आएंगे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उसके लिए इमरान खान की हुकूमत ने 2 स्टेप लिए हैं। पहला स्टेप जो वो गिरफ्तारियों का है, तो उसका मकसद है कि अरबों डॉलर एक तो गिरफ्तारियों के जरिए निकलवाया जाए,
और पैरेलल उन्होंने जो काम शुरू किया है वो महंगी सरकारी जमीनें वागुजार कराने का किया है। तो ये इब्तदाई दिनों में जो आपको अभी अजीब लगेगा कि इन्होंने ये ऑपरेशन क्यों शुरू कर दिया, तो बेसिकली वो ऑपरेशन वाली जमीनें वागुजार करके नीलाम करके वहां से अरबों डॉलर लेना चाहते हैं। तो वो इस नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं कि फिर IMF से छुटकारा मिले, ताकि फिर हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस मुआशी सूरत हाल में वो इस काबिल हो जाए कि हम अपनी आमदनी लोगों को देने के काबिल हो जाएं। इस नुक्ते पे उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें शोर मचेगा, मुखालफिन उसको सियासी इंतकाम का निशाना भी कहेंगे, लेकिन वो उन आदाद शुमार पे काम कर रहे हैं। मसलन ओवरसीज को भी रिक्वेस्ट की है, 3-4 स्टेप लिए हैं ताकि वो भी पैसा भेजें। एक तो उन्होंने वो जमीनें वागुजार कराने के लिए किया जो कब्जे में, और एक उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जो फालतू बड़ी बड़ी जायदादें होंगी जो सरकार इस्तेमाल करती है, अगर वो भी नीलाम करके खजाने में पैसा आ सकता है। तो उनको शॉर्टकट तरीका यही नजर आया, जो इंतहाई मुश्किल भी है, जिस पे रिएक्शन भी आएगा, लेकिन आज भी उन्होंने इसी चीज का इरादा किया है। बार बार कहा है कि मेरे पास FIA भी है, मेरे पास जो है दीगर इदारे भी हैं, तो नैब को भी इन्होंने इशारा किया है। तो वो जल्दी में लग रहे हैं और देखें उनके असाब कितने मजबूत है और इंतजामी और ब्यूरोक्रेसी कितना उनके साथ देती है, तो फिर तो वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। इसलिए कई चीजें तो हकीकत पर मबनी की है। मसलन वो कहते हैं कि जब तक ये ऑपरेशन जारी है तो अभी टाइम लगेगा पैसा रिकवर करने में, तो हो सकता है मैं आर्जी तौर पे IMF से रजू करना पड़े, ताकि पब्लिक पे इतना बोझ ना आए और एक सर्कल चलता रहे और बाद में मैं इससे भी निजात हासिल करूंगा। तो मेरी नजर में ये मुझे आज उसमें उनका मरकजी जो ख्याल नजर आया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये बनता है। बिल्कुल, ये जो लुब्बे लबाब था, ये दो चीज़ें आपने जो पॉइंट्स उठाई हैं, यकीनी तौर पर यही आज वो कुछ कहना चाह रहे थे। राना साहब, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान थोड़ा जल्दी में नज़र आ रहे हैं और जो उनके फैसले हैं वो हम देख रहे हैं कि अगर ज़मीनें वागुजार करवानी की बात है तो कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हर जगह करप्शन के साथ साथ इंक्रोचमेंट पर भी काम हो रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान के पास ऑप्शन बचता क्या है पैसा जमा करने का, गो कि आज उन्होंने कह दिया कि वो IMF के पास भी जा सकते हैं। देखिए, इमरान खान कोई जल्दी में नहीं है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, एज फार एज आई नो, जो मुझे इल्म है जिस चीज का, कि अगर ये कहा जाए कि इमरान खान को बहुत जल्दी में, इमरान खान बिल्कुल जल्दी में नहीं है। इमरान खान अभी कोई पॉलिसी नहीं लेके आएंगे। आप देखेंगे कि अभी तकरीबन एक माह तक कोई पॉलिसी नहीं आएगी सामने। जिस दिन 90 दिन पूरे होंगे, इस हुकूमत के 90 दिन पूरे होने जा रहे होंगे या हो चुके होंगे या हो रहे होंगे, उस दिन आपको पॉलिसी सामने दी जाएगी, डायरेक्शन दी जाएगी। बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं इमरान खान, और इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहे इमरान खान के। जनाब देखें, 10 साल के गदर को आप कहें जनाब तो 40 दिन में ठीक हो जाए, वो नहीं हो सकता। कोई नहीं कर सकता ठीक। दुनिया से कहीं से भी बंदा उठा के ले आए, वो नहीं कर सकता। सो ही इज गोइंग वेरी केयरफुली। एंड जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें इमरान खान ने पहला जो फेज था, जिसमें 2 हफ्ते थे पहले हुकूमत जब बनी है, 2 से 3 हफ्ते, उसमें इमरान खान ने सारी जो है ब्रीफिंग ली है। उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को भी जो ब्रीफिंग में दी गई उनको भी चेक किया। उसके बाद काउंटर चेक किया गया। जो बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब इसमें मुझे टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल टाइम लगेगा। और मेरा जाती ख्याल ये है कि उसमें 6 से 8 महीने 9 महीने लगेंगे, साल भी लग सकता है जी। और ताकि इस स्टेज पे पहुंच जाए पाकिस्तान कि जनाब उसमें जो आप एटलीस्ट जो कर्जों की तादाद है वो कम हो जाए, डायरेक्शन ठीक हो जाए, और जितनी बचत हो सकती है वो हो, जितनी करप्शन कम हो सकती है वो हो। और उसके बाद जनाब ये अपना प्लान है, ये अपना प्लान देंगे और 90 दिन तक दे देंगे उसका प्लान। अच्छा, फरहान साहब आपसे जानना चाहूंगा, करेंगे कि 1 साल तक वो जो सारी चीजें हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर देंगे। ये मुझे जो समझ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फरहान बुखारी साहब से सवाल ये पूछना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि महंगाई करना पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ IMF के पास भी जाने की वो बात करते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत का तर्ज अमल कितना मुख्तलिफ होगा गुज़िश्ता हुकूमत से? देखिए, सबसे बड़ी तब्दीली तो आ चुकी है और उसका तर्ज अमल से ताल्लुक यूं है कि सारा साल से जो मेन क़यादत पे इल्जामात लगते थे करप्शन या दूसरी किस्म के तनाज़ात के हवाले से,
वो अब उस तरह कैफियत नहीं है। इमरान खान के मुखालिफिन भी उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते, वो दूसरे इल्जाम लगाते होंगे लेकिन करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया जाता। नतीजतन एक ऐसी सूरत हाल है कि मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो सबसे ऊपर आदमी जो बैठा हुआ है इस वक्त हुकूमत में, वो खुद किसी तनाज़े का शिकार नहीं है। इसके नतीजे में फिजा तब्दील होनी मेरे ख्याल में नागुज़ीर है। बिलाखिर एक वक्त आएगा पाकिस्तान के लिए जबकि इस मैसेज के नतीजे में एक इफेक्ट होगा, एक असर होगा हाईएस्ट लेवल से लेके, और फिर वो इंशाल्लाह नीचे तक वो मैसेज आएगा, क्योंकि वो मैसेज यही होगा कि अब जमाना बदल गया है, अब हालात बदल गए हैं, और पाकिस्तान को जिस तरह माजी में चलाया गया था या चलाया जाता था और कई मुतनाज़ा चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता था, अब वो बात नहीं चलेगी। लेकिन फरहान बुखारी साहब, तब्दीली तो यकीनी तौर पर इब्तिदाई तौर पर नजर आ रही है और आइंदा आएगी जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अवाम के ऊपर इसका कितना बोझ होगा? महंगाई में इजाफा होगा, दुश्वारी होगी अवाम को? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि वो तो खुद इमरान खान कह चुके हैं कि उन्हें लोगों को मुश्किल फैसलों से लेके जाना पड़ेगा। वो उम्मीद उन्होंने यही दिखाई है या उम्मीद की झलक दिखाई है कि अगर करप्शन का पैसा मुल्क में वापस आ जाए तो या ये कि आम आदमी कुर्बानी दे। जिन लोगों ने बदउनवानी की है, असल कुर्बानी तो उन्हें देनी चाहिए, उनसे पैसा वसूल करना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। और उस वक्त को गुजारने के लिए और पाकिस्तान की मईशत की जो मौजूदा हालात है, ख़ास तौर पे जो हाल है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से, जो कि अब कम हो रहे हैं, तो नतीजतन IMF के पास या हो सकता है कि किसी और बैरूनी सोर्स के पास, या IMF और बैरूनी सोर्सेज, दूसरी बैरूनी सोर्सेज उनकी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी हो कि पाकिस्तान की ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर का बहरान है किसी तरह हल हो सके, या कम से कम इनमें जो मजीद तेजी से गिरावट आ रही है वो तो कम से कम सिलसिला खत्म हो और फिर एक बार दोबारा पाकिस्तान की रिजर्व्स को रिवाइव किया जाए, बिल्डअप किया जाए। पाकिस्तान की बरामदात जो कि साल से नजरअंदाज हुई हैं बुरी तरह से, और जो बरामदात गिरती रही हैं, उनमें कोई रिवाइवल आए। पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स को, दरामदात को, दुनिया जहान का सामान तायुश जो कि हमारे अशराफिया की खास तौर पे इस्तेमाल में आता है, वो मुल्क में आपको नजर आता है। उस सिलसिले में किसी तरह कमी की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये सब इस किस्म के अखराजात का फिलहाल मुतहम्मिल नहीं है जो पाकिस्तान की मईशत के हालात। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा अनवार हाशमी साहब, आज क्योंकि लाहौर में मौजूद रहे इमरान खान, ये बताएगा कि अगर हम पंजाब की सियासत पर एक नज़र डालें, अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी गुज़िश्ता दिनों, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और फिर इमरान खान वज़ीर आज़म खुद वहाँ पर मौजूद रहे और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि कोई NRO नहीं होगा, सियासी फिजा क्या बन रही है? जी बिल्कुल, पंजाब के कायदीन ये तासुर देने की कोशिश करते रहे थे कि कुछ NRO हो जाएगा ताकि ये हुकूमत परेशान हो। वो ये बताना चाह रहे थे कि अभी हमारे भी उन लॉबियों में जो है वो सोर्सेज मौजूद हैं, तो एक इमरान खान को बार बार वो तासुर भी दूर करना पड़ता है। जैसे राना मुबशिर साहब कह रहे थे कि वो बहुत वाज़ेह हैं अपने प्रोग्राम में, वो तमाम इदारों से मुलाकातें भी कर चुके हैं, ब्रीफिंग भी ले चुके हैं, उनको एतमाद में भी ले चुके हैं कि कौम का पैसा वापस लाना है। तो बार बार उन गलतफहमियों को भी साथ साथ इमरान खान को क्लियर करना पड़ता है। और दूसरी बात, जैसे पंजाब के बारे में उन्होंने काफी बातें बताई हैं, पहले खिताब में भी उनका टारगेट ज्यादा पंजाब था कि पंजाब एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पे हुक्मरानी का हिस्सा ज्यादा रहा है, तो करप्शन पे भी वो समझते हैं कि इसका इनके हुक्मरानों का हिस्सा ज्यादा रहा है। दूसरा इशारा वो सिंध की तरफ भी दे चुके हैं। जब वो FIA की बात करते हैं तो उसमें FIA में सिंध के कायदीन के केसेस मौजूद हैं, नैब में ज्यादातर पंजाब के कायदीन के केसेस मौजूद हैं, तो वो पैरेलल दोनों को लेके साथ चलना चाह रहे हैं। और वो जाहिर है एक खबर भी दे गए हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको नजर आ जाएगा कि किन किन की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो बात वही हो रही है कि उनको साथ साथ रिकवरियां अगर कौम को साथ साथ वो दिखाते रहेंगे तो फिर तो कौम ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि कुछ हद तक महंगाई और ये बोझ भी बर्दाश्त करते रहेंगे।
क्योंकि उन्होंने तफसीलात बताई है कि पहली कोशिश है कि कुछ ममालिक मदद कर दें ताकि कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर बैलेंस हो जाएं, और फिर मैं कुछ रिकवरियां कर लूं तो आर्जी सहारा मिल जाए, तो फिर शायद IMF का कुछ अरसे बाद हमें छुटकारा मिल जाए, और जो पेमेंट हम बड़ी सूद में इतनी बड़ी पेमेंट उनको करते हैं वो हम अपनी आवाम की जो है वो फलाह पे लगाएं या उनके जरिए आमदनी बढ़ाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इनडायरेक्ट महंगाई जाके कम होगी। तो यकीनन पंजाब की तरफ वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं और उसकी तरफ उन्होंने ज्यादा नजर रखी हुई है। तो 3 फेसेस का इशारा आज ऑफ द रिकॉर्ड भी दे गए हैं कि पहला टारगेट पंजाब है, दूसरा सिंध है, तीसरे और चौथे नंबर पे बलोचिस्तान और KPK के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे हाथ डाला जाएगा, लेकिन ये 2 सूबे अगले चंद दिनों में और कोशिश ये रहेगी कि 100 दिन का जो प्लान है उसके अंदर ये मामलात निपटा लिए जाएं ताकि वो अपना फिर वाजे जो है काम कर सकें, अपना प्लान दे सकें। बिल्कुल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनवर हाशमी साहब लाहौर के गुफ्तगू कर रहे थे, राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ फरहान बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक चौधरी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद आएंगे और मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे कि 100 दिन के प्लान के बाद इमरान खान का तर्ज अमल, तर्ज हुक्मरानी क्या होगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब के 100 दिन के प्लान के बारे में, क्योंकि आज इमरान खान ने एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी हुकूमत का तर्ज अमल बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि 100 दिन तक वो अपने प्लान पर काम करेंगे, जिसके बाद वो नताइज लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, इस हुकूमत के समरात नज़र आएंगे, तब्दीली नज़र आएगी। ब्रेक पर जाने से पहले अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू कर रहे थे, इसके साथ साथ इसमें इजाफा हुआ है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के 100 दिन के प्लान को देखते हुए और इस वक्त मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब IMF के पास जाएंगे या दीगर जराए जो वो अपना रहे हैं 100 दिन में कुछ उसमें बेहतरी आ जाएगी मुआशी मामलात में? देखिए, मैं अर्ज करूं कि अभी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हो सकता है कि हमें IMF के पास जाना पड़े। मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि कौम को सही बात बता देते। IMF के पास जाने का फैसला हो चुका है, और ये बात मैं अगस्त से कह रहा हूँ। और अभी स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि जी हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, और IMF 1988 से हमसे कह रहा है कि जी आप मईशत को स्टेबलाइज करें, इस्तेहकाम करें। नंबर 1। दूसरा ये था कि उनको शायद सही बात नहीं बताई गई, चाहे सऊदी अरब हो या चीन हो या कोई दूसरा मुल्क हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ IMF के कर्जों का कोई मुतबादिल नहीं है। मसला ये नहीं है कि चीन हमें क्या देता है, मसला ये है कि आप IMF के पास जाएंगे, उनसे कर्जा लेंगे, वो हमारी पॉलिसियों की तौसीक करेगा, तो फिर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्जे देगा, आपको वर्ल्ड बैंक कर्जे देगा, हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू करेंगे, हम समंदर पार पाकिस्तानियों को सुकूक बॉन्ड्स इशू करेंगे। ये तमाम जो फैसले हैं वो उसी वक्त अमल होगा जब आप IMF के पास जा चुके होंगे और वो उनके साथ हमारा लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो चुका होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो इस हकीकत कौम को छुपाने की जरूरत नहीं है। दूसरे ये था कि IMF ने वाज़े तौर पर कह दिया है अभी 2-3 दिन पहले कि पाकिस्तान को गैस के नर्ख बढ़ाने पड़ेंगे, पाकिस्तान को बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ेंगे, बजट खसारे को कम करना पड़ेगा और मईशत की शरह नमो को सुस्त करना पड़ेगा। यानी हमारा जो ग्रोथ रेट 5.8 था, अब इस साल शायद 5 से कम रहेगा। दूसरी चीज ये कि उन्होंने खुद ही कहा कि महंगाई बढ़ेगी। IMF ने ये भी कहा है कि आप शरह सूद बढ़ाएं, रुपए की कदर गिराएं। ये तमाम चीजें जब आप रुपए की कदर गिराएंगे, आपका $60 बिलियन का इंपोर्ट है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब ये रुपए की कदर गिरेगी, उस पर ड्यूटी भी बढ़ेंगी, तो महंगाई का तो तूफान आना है। फिर स्टेट बैंक ने आपको पता है कि शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी। अब मसला सिर्फ 2 आ रहे हैं हमारे। पहली बात तो ये थी कि जो हदफ उन्होंने दिया है, इस साल आपने देखा कि सप्लीमेंट्री जो है वो उन्होंने अमेंडमेंट बिल पास कराया है कौमी असम्बली से, उसमें तो उन्होंने टैक्सों का हदफ जो अब्बासी एडमिनिस्ट्रेशन ने PMLN का रखा था, उससे $37 बिलियन टैक्सों की वसूली 30 जून 19,000 तक कम दिखाई है, जबकि $83 बिलियन के नए जो है वो टैक्स आयद किए गए हैं। तो सवाल ये कि ये जो लूटी हुई दौलत लाने की हम बातें कर रहे हैं, वो 30 जून तक तो आप अपने टैक्सों की वसूली को कम दिखा रहे हैं टैक्स लगाने के बावजूद। तीसरी बात ये कि एक मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं वो लूटी हुई दौलत बाहर से लाने की। देखिए, मैंने यूरोप में काम किया है, बड़ी सीनियर पोजीशंस में किया है, वहाँ की बैंकिंग देखी है। मैं आज आपको बता दूं कि जो लिस्ट हमारे पास है
उन पाकिस्तानियों को पकड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा अभी 1-2 साल बाहर से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान आने का इम्कान नहीं है, इसलिए कि हमारे हाथ में नहीं है। और हम कोशिश करना है, जिन लोगों ने वो पैसा देना है वो क्यों कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ, ये बात समझने की है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि जो लूटी हुई दौलत के असासे मुल्क के अंदर हैं, जिनसे टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फायदा नहीं उठाया गया, और एफबीआर के चेयरमैन ने ये कहा था कि जो असासे मुल्क के अंदर है उससे फायदा अगर नहीं उठाया गया, एमनेस्टी जिस दिन खत्म होगी उससे अगले दिन से हम रिकवरी शुरू कर देंगे। मैंने इसके ऊपर एक तहकीक की है, पूरी जिम्मेदारी से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक जो है सेल बना दिया जाए और आप वहाँ 25 लोगों को बिठा दें जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हों, हमारे पास वो प्रॉपर्टीज जो हजारों हैं जो कि टैक्स काम से डिक्लेयर्ड नहीं है, उनकी तफसीलात हैं, हजारों गाड़ियों की हैं, कई हजार अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं है, कौमी बचत स्कीमों में पैसा लगा हुआ है, उसके बाद आपका जो है बॉन्ड्स में लगा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में लगा है, उससे 1500 अरब रुपया हुकूमत वसूल कर सकती है बगैर किसी प्रॉब्लम के। इसलिए कि आपको सिर्फ ये कहना है जनाब, एक साहब मिस्टर ए, आपने ये कहा कि रिटर्न में कि जी मेरे पास 2 लाख के डिपॉजिट हैं। अब ये बैंक तो ये कहता है कि जनाब ये आपके पास 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, या आपने तो प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की थी, आपके पास तो 2-2 हजार के उसके 4 बंगले निकल आए। और पाकिस्तान का कानून ये है, जो एफबीआर के चेयरमैन ने कहा था कि जब आप किसी की चोरी पकड़ते हैं तो आप उससे दुगना वसूल कर सकते हैं, यानी अगर 35% है तो वो हम नहीं कर रहे बल्कि नोटिस दे रहे हैं। और मैंने नोटिस देखे हैं, एफबीआर नोटिस इशू कर रहा है कि एक आदमी को जिसने 30 लाख का टैक्स दिया हुआ है कि जी आपने 20,000 रुपए टैक्स नहीं दिया, मैं आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दूंगा और आपको अरेस्ट कर दूंगा। अब जब ये इस किस्म की बातें नोटिस जो ये इस तरह के जा रहे हैं तो ये गलत है। इसको पीएम सेक्रेटरिएट में लाके करें, 1500 अरब रुपए की मैं गारंटी कर सकता हूँ उससे, मुल्क के अंदर से ये वसूल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, शाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, राना मुबशिर साहब भी हमारे साथ मौजूद। राना साहब, जिस तरह से शाहिद साहब कह रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है कि IMF के पास तो जाना ही है, इसके साथ साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि जो असासे बाहर हैं उनको आने में तो तकरीबन साल भर लग जाएगा, लेकिन जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक डेस्क बनानी जाए तो उससे फायदा हो सकता है। राना मुबशिर साहब से गालिबन हमारा राब्ता नहीं है। फरहान बुखारी साहब, आप फरमाइएगा कि जिस तरह से बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के वो असासे जो बाहर मौजूद है वो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन 1 साल से पहले मुल्क में नहीं आ सकते। अगर मौजूदा हुकूमत उस पर इंहिसार कर रही है तो यकीनी तौर पर ये दुरुस्त नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और वजाहत शाहिद हसन सिद्दीकी ने की है कि IMF के पास जाने का फैसला हो चुका है। भाई, असासों की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में इस मामले पे अभी कुछ थोड़ी सी बेयकीनी बाकी है। ये कहना बहुत आसान है, दुनिया के दूसरे ममालिक ने भी कोशिश की है कि जो उनके यहाँ से जो गैर कानूनी तौर पे असासे बाहर गए या पैसा बाहर किया और बाहर जाके असासे बने, वो लूटा हुआ पैसा वापस आए। लेकिन ये पेचीदा मामला है, कुछ इसमें कानूनी पहलू हैं, कुछ ये भी मामला है कि जिन लोगों की बाहर जायदादें हैं उनकी अपनी शहरियत का भी मामला है, क्योंकि कई लोगों ने दुनिया के दूसरे ममालिक के पासपोर्ट लिए हैं, वो वहाँ पे बाकायदा रेजिडेंट हैं। तो ये यकीन से कोई नहीं कह सकता कि ये 1 साल में होगा या 2 साल में होगा। मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा तख्तियत हमें इस बात पे होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान में कई साल बाद एक हुकूमत ने ये मामला उठाया है कम से कम। अब खुदा करे कि पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से उन्हें कामयाबी नसीब हो, लेकिन क्या वो 1 साल में आ जाएगा या उससे ज्यादा अर्सा होगा या कुछ और सूरत हाल बनेगी, अब ये कहना कबल अज़ वक्त है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि IMF के बारे में ये कोई दावा पहली दफा नहीं हो रहा है, ये तो मतलब पिछले 2 या 3 महीने से बाद एक वाज़ेह है कि बावजूद इसके कि चीन ने भी पाकिस्तान को पाकिस्तान से वादा किया है कि पाकिस्तान को दिवालिया नहीं होने देगा, ये भी इतलात रही हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि एक नॉर्मल मईशत को चलाने के लिए, यानी
माशी इनफ्लोज को नॉर्मलाइज करने के लिए IMF के साथ दोबारा एक रिलेशनशिप बहाल करनी जरूरी है। अब उसका हजम क्या होगा, कितनी बड़ा लोन प्रोग्राम होगा, वो कब तक साइन हो सकता है, कितने अरसे के लिए होगा, ये वो सवालात हैं जो आजकल वफाकी दारुल खिलाफा में इस्लामाबाद में कई हलकों में पूछे जा रहे हैं और मौजूद बहस बने हुए हैं। IMF को पास तो जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी जो कर्जे हैं और फिर इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट के बाद ही होंगे। जी IMF के साथ ही वो जुड़े हुए हैं। और IMF के साथ में के हवाले से मैं एक और भी चीज कहता चलूं कि IMF की भी हम बात तो करते हैं, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इसमें बड़ी हद तक IMF की अपनी बेईमानियों का भी ताल्लुक है। और वो इसलिए क्योंकि माजी में उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए और बावजूद इसके कि कुछ शोबों में या कई शोबों में इस्लाहात होनी चाहिए थी जिनका उन हुकूमतों ने वादा किया, लेकिन पसे पर्दा जो सियासी मामलात थे उनकी रोशनी में पाकिस्तान को पैसा तो मिलता रहा लेकिन पाकिस्तान ने वो इस्लाहात नहीं की जो कि बहुत अर्सा पहले करनी चाहिए थी और उसकी वजह से पाकिस्तान के माशी मामलात मजीद खराब हुए। तो ये जो सूरत हाल जो आज हम देख रहे हैं इसकी जिम्मेदारी IMF के कंधों पे भी है। बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा राना मुबशिर साहब। जिस तरह से कहा जा रहा है कि IMF के पास तो जाना जरूरी है ही, लेकिन एक और अहम गुफ्तगू मैं यहाँ पर थोड़ा सा सियासी जानिब लेके जाना चाहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ एक मरतबा फिर नून लीग की क़यादत संभालने जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में क्या रुख इख्तियार करेगी सियासत? देखिए, सिंपल सी बात है जी, जो मुझे समझ आती है कि देयर वाज अ अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तक चलाएंगे जब तक मियाँ नवाज शरीफ इज फेसिंग द हीट थी। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से भी बाहर आगे हैं, ठीक है जी, अभी वो इट्स लाइक आई वुड से कि उनके ऊपर तलवार अभी भी लटक रही है, 2 केसों की भी लटक रही है और कोई परमानेंट बेल भी नहीं है उनकी। तो he will have to take the steps very very carefully। और वो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन में कैंपेन चलाते थे और जो फौज के खिलाफ बोलते थे, इशारों के दारों में बोलते थे, डायरेक्ट बोलते थे और जो बातें वो किया करते थे वो बातें शायद अब वो ना कर सके। और अगर वो इस तरह की उनका रवैया हुआ तो आई पर्सनली थिंक कि उनको दोबारा से एक हीट फेस करनी पड़ेगी, उन्हें दोबारा से वो उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आपने सियासत में अगर आपने सियासी लोगों की मुखालफत करनी है तो मेरे ख्याल में उसमें किसी को कोई चीज बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप एक इदारे को यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो कुर्बानियां हैं, जो एक जवान जो सीने पे गोली खा रहा है वहाज पे खड़े होके उसकी कुर्बानियों को आप रिच कर रहे हैं, आप उनकी कुर्बानियों को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो मेरे ख्याल में उस किस्म की चीज कोई नहीं करने देगा मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और ना मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। अगर इतने मेरे ख्याल में इतना सेंस प्रिवेल करेगा उनके अंदर, मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर, कि वो इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे जो पहले देते रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली हो और नवाज शरीफ साहब की फैमिली हो, जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी क्लैरिफिकेशन आती रहे दोनों फैमिलीज की तरफ से या शरीफ बरादरान की तरफ से, देयर इज अ सीरियस इशू इन द फैमिली। और वो ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का इशू नहीं होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली है वो उसमें एक रख रखा हुआ है, शुरू से रहा है। बड़े मियाँ साहब सब जब जिंदा थे उस वक्त से है कि जनाब बड़े भाई की बात सुननी है, और यही वजह है कि जनाब कई जगहों पे कुछ चीजें ऐसी थी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कमिट करनी थी कि जी वो नवाज शरीफ साहब को कन्वे करेंगे, लेकिन वो जब कन्वे की गई तो नवाज शरीफ साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बातें नहीं मानी और इट टर्न्ड अगली, और वो शहबाज शरीफ साहब के लिए एक सिचुएशन बन गई
पहली बात तो यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को कमिटमेंट करनी नहीं चाहिए थी किसी से भी, और अगर उन्होंने कमिटमेंट की थी तो फिर अपने बड़े भाई को उन्हें मनवाना भी चाहिए था। तो लेकिन अगर वो नहीं कर सकते थे तो उन्हें गलत कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी, लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहिए था किसी को भी। तो वो एक कमिटमेंट एक नहीं कई मरतबा हुई और उनसे ऐसा मियां शहबाज शरीफ साहब वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं करवा सके। जो फैमिली रिफ्ट है वो फैमिली रिफ्ट प्रिवेल करती है, वो मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों में और मियां शहबाज शरीफ साहब के बच्चों में बिल्कुल है। जो मर्जी उसको कहता रहे कि जनाब नहीं है बिल्कुल है। और वो उसकी वजूहात है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो थे, जब मुशर्रफ साहब का दौर था और जब सारी फैमिली बाहर चली गई थी, तो हमजा शहबाज शरीफ एक वाहिद आदमी था जो लाहौर की सड़कों पे अकेला फिरा करता था। पीछे जो प्रॉपर्टीज जो कंफिस्केट हो गई थी या उनको कन्वर्ट कर दिया गया था, ओल्ड होम में कन्वर्ट कर दिया गया था, चाहे वो मॉडल टाउन की हो या दूसरी प्रॉपर्टीज हो जो इनकी मियां बरादरान की है। तो हमजा शहबाज शरीफ एक वाहिद आदमी होता था जो अकेला यहाँ पे मुकदमे भी फेस करता था, सड़कों पे भी अकेला फिरता था लाहौर की, और यहाँ पे हीट भी फेस करता था। सो द एग्रीमेंट वॉज, द अंडरस्टैंडिंग वॉज कि जब ये सारा मसला जो मुशर्रफ साहब के दौर में शरीफ फैमिली के ऊपर आया था ये खत्म होगा, तो किसी स्टेज पे भी ये खत्म होगा तो उस पे जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब को आगे लाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसकी वजह से ये चीजें जो कुकअप होती रही विद इन द फैमिली वो इतनी बढ़ गई कि वो अब इस स्टेज पे है, ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है कि यहाँ पे ये भी आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल काट चुके हैं, मरियम बीबी भी जेल काट चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ तक भी फैमिली के अंदर बातें होती थी फैमिली के अंदर। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कुकअप हो रही है। लेकिन एक चीज जरा देखनी होगी, कमिटमेंट जो कर रहे हैं इमरान खान, जो इलेक्शन से पहले कर रहे थे, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कर रहे थे, और बाद में जो कमिटमेंट कर रहे थे, आज वही कमिटमेंट उन्होंने फिर दोहराई है। और जिसका मतलब यह है कि इमरान खान जो पहले इनके पास जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, जो गवर्नमेंट जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में मिलती है, लाइक सुबह एक आइज की फाइल आती है एक प्राइम मिनिस्टर के पास, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं। उनमें जब इंफॉर्मेशन उनको मिलनी शुरू हुई है तो उसमें इतना घपला है, इतनी दो नंबरियां हैं कि उनका वही जो बयानिया था इमरान खान का, जो वो कहा करते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर मैं इक़्तिदार में आ गया, तो अब दिस इज द टाइम उन्होंने फिर उसी चीज को इंडोर्स किया है। 22 साल तक एक आदमी कहता रहा कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, आज वो पावर में है और आज उसको हुकूमती इदारे उसको इंफॉर्मेशन भी जब दे रहे हैं तो वो किसी को वाकई नहीं छोड़ेगा। अब सबसे अहम बात यह है कि वो ठीक है, एक इमरान खान की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, इमरान खान के इरादों पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज है कि जो इदारे हैं लाइक नैब है और जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इदारे हैं, उनके जो लॉ डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो इस किस्म के केसेस तैयार करें कि जिससे कल को वो केसेस जब अदालतों में लेके जाए जाए तो वो बैकफायर ना करे। क्योंकि अगर वो केसेस अगर लॉ डिपार्टमेंट्स ने अगर अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से तैयार ना किए और अदालतों में जाके बैकफायर हो गया तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन। उसी चीज की निशानदेही इमरान खान ने आज की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि नैब को किसी किस्म की जरूरत पड़े, किसी भी चीज की जरूरत पड़े, हम उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। वो इशारा इस चीज की तरफ कर रहे हैं कि जनाब जब जो कोई मुल्जिम होता है वो अदालत में बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देता है, 5-5 करोड़ रुपए का वकील खड़ा कर देता है, लेकिन इधर जब नैब के केस की तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और जब ये केस अदालतों में जाए तो वहां से बैकफायर ना हो। हर किसी भी चीज तैयार। बिल्कुल, राना साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि IMF के पास जाने का फैसला हो चुका है, लेकिन कोई सियासी सूरत हाल भी है जो तब्दील हो रही है दिन ब दिन। इमरान खान साहब की हुकूमत पर दोनों जानिब से थोड़ा सा प्रेशर नजर आता है, एक माशी लिहाज से भी और दूसरा सियासी लिहाज से भी। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो फैसले हैं उन पर तो लोग कह रहे हैं कि वो मुखलिसाना हैं, लेकिन जो फैसले इमरान खान करने जा रहे हैं वो कितने पुरअसर होंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं तो आपसे वो चीजें बता रहा हूँ जिन पर अमल करें
तो उनके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि 21 करोड़ आदमी उनके साथ आ जाएंगे। अभी मैंने आपको 1500 अरब रुपए की फिगर बताई, मैं उस पर कायम हूँ। अब मैं आपको दूसरी फिगर बता रहा हूँ। जो ये सरकारी आदादोशुमार हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने, चाहे चोरी का पैसा था या वाइट था, वो उस पैसे से डॉलर खरीदे, उन डॉलर को पाकिस्तान में बैंकों में जमा कराए फॉरेन करेंसी अकाउंट में, और उस पैसे को बाहर मुंतकिल कर दिया। उससे प्रॉपर्टी भी बनाई, नेशनलिटी भी ली, शेयर्स भी खरीदे। सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसी कौम है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे पैसे को 15 अरब डॉलर बाहर ट्रांसफर कर दें। क्या 2 लाइन का कानून ये नहीं बन सकता? पहले दिन बनना चाहिए था कि जो डॉलर आप मार्केट से खरीदते हैं, चाहे जायज डॉलर से खरीदें या नाजायज डॉलर से खरीदें, वो पैसा अगर आपको किसी को खुदा ना खास्ता इलाज मुआवजे के लिए चाहिए, बाहर भेज दें। आपको बच्चे की तालीम के लिए बाहर भेज दें। लेकिन 15 अरब डॉलर आप यहाँ से लेके चले जाएं और हम लूटी हुई दौलत लाने की बात करें, मुझे ये अमकाना लगती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कानून आज बना दें कि मार्केट से डॉलर खुली मंडी से खरीदा हुआ पैसा मुल्क से बाहर नहीं जाएगा सिवाय इन 2 मकासद के। ये क्यों नहीं कर रहे? कौन से ताकतवर तबके उनको मजबूर कर रहे हैं कि इस कानून को ना बनाए? बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिराना राय दे रहे थे, हुकूमत की जानिब उन्होंने मशवरे भी दिए। बहुत शुक्रिया आपका। अनवर हाशमी साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी गुफ्तगू हुई, लेकिन माजरत उनसे कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सके। राना मुबशिर साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान खान की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वाज़ेह तौर पर 2 टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि करप्शन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और माजी में जिन लोगों ने करप्शन की है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। आज एक्सक्लूसिव में इतना ही, किसी और दिन किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। आज के साथ रहिए।